In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss subject history topic when people rebel 1857 and after. इसको हम रिवोल्ट 1850 भी कह सकते हैं. इस चैप्टर को जैसे हिस्ट्री में है आप देख सकते हैं when people rebel 1857 and आफ्टर मीन्स 1857 का जो रिवोल्ट था, जो बगावत थी 1857 और उसके बाद क्या वो हम इसमें पढ़ेंगे. पॉलिसीज एंड द पीपल. पॉलिसीज एंड द पीपल. In the previous chapter you looked at the policies of the East India Company, the effect they had on different people, kings, queens, peasants, landlords, soldiers were all affected. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट चैप्टर में है, ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, उसने क्या किया, पॉलिसीज़ बनाई और इनका इफ़ेक्ट क्या था लोगों पे, सभी लोगों पे इफ़ेक्ट क्या हुआ. जैसे किंग्स थे, क्वींस थे, पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, सोल्जर्स थे जो थे वो सब इफ़ेक्ट हुए, सब अपने अपनी टेरिटरीज़ में इफ़ेक्ट हो रहे थे. जैसे जैसे इन लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई, ये लोगों के रिलीजन्स के ख़िलाफ़ थे, इंडियन लोगों के रिलीजन्स के ख़िलाफ़ थी, तो लोगों ने इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट खड़ा होना स्टार्ट हुआ. अब हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, नवाब्स लूज देयर पावर. नवाब्स लूज देयर पावर. Nawabs lose their power. Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. तो नवाब्स जो थे, नवाब्स ने अपनी पावर लूज़ की थी. 18th सेंचुरी में उनकी पावर ख़त्म हुई. 18th सेंचुरी में इनकी पावर ख़त्म हुई. इनकी जो अथॉरिटी थी, ऑनरशिप थी वो ख़त्म हो गई. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी तो जो नवाब्स थे उनका पावर ख़त्म हुआ, उनकी ऑनरशिप ख़त्म हुई. रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने कुछ रेजिडेंट्स अपॉइंट किए. ये लोग रेजिडेंट्स कौन होते थे? ये लोग वो लोग होते थे जो कोर्ट का काम होता था, इसमें ये लोग इंटरफेयर करते थे उन्हीं को रेजिडेंट्स का. ये ईस्ट इंडिया के लोग थे. द फ्रीडम ऑफ रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड. तो उन्होंने रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया. धीरे धीरे क्या हुआ, जो रूलर्स थे उनकी फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म होने लगी. जो रूलर थे उनको आर्मड फोर्स भी रखने की इजाज़त नहीं थी, अपने साथ ही प्रोटेक्शन के लिए रखते थे जो ये रूलर्स थे. ईस्ट इंडिया कंपनी कहा कि हम खुद रखेंगे. मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहा कि हम ये जो आर्म्ड फोर्स है हम खुद रखेंगे, उसके लिए आपको टैक्स पे करना होगा. तो कुछ रूलिंग फैमिलीज थी, उन्होंने चाहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेगोशिएट करें, हम नेगोशिएट किया जाए ईस्ट इंडिया के साथ, कंपनी के साथ. तो इसमें नाम आता था रानी लक्ष्मीबाई का. तो पहला नाम आता था रानी लक्ष्मीबाई का. वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेड टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने चाहा कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेगोशिएट करूं. तो इसमें नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का. क्यों नेगोशिएट करना चाहती थी? जो इसकी किंगडम थी, फाइनेंस था, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए वो नेगोशिएट करना चाहती थी, अपनी किंगडम और अपने फाइनेंस को बचाना चाहे. अब रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी जो इनके अडॉप्टेड सन थे इनको किंगडम दी जाए जब उनके हस्बैंड की डेथ होगी. ये किसकी? रानी लक्ष्मीबाई. अब जो क्योंकि ब्रिटिश ने एक डॉक्ट्रिन रखी थी, अगर किसी किंग को अपना नेचुरल सन नहीं, मीन्स अपना बेटा नहीं, तो इसकी प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी. अब नाना साहब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव प्लीडेड दैट he be given his father's pension when the later died. तो अब नाना साहब अडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा बाजीराव टू के. इन्होंने भी नेगोशिएशन की, जो भी उनकी किंगडम थी उनके अडॉप्टेड सन को दी जाए, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि अगर किसी को अपना सन नहीं है तो इसकी प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी. ये नेगोशिएशन जो थी ये ब्रिटिश ने नहीं मानी, तो ये भी एक रीज़न था कि रिवोल्ट हुआ, ये इनके खिलाफ हो गई. अब अवध वाज वन ऑफ द लॉस्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड. अब जो अवध है इसको भी उन्होंने एनेक्स किया गया 1801 में. ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिडरी अलाउंस इम्पोज किया
1801 में सब्सिडी अलाउंस इम्पोज किया अवध पे उन्होंने एक सब्सिडी अलाउंस इम्पोज किया अवध के ऊपर, और फिर 1856 में इट वाज टेकन ओवर। 1856 में इसमें पूरा कंट्रोल किया इस अवध पे। गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम डलहौजी डिक्लेयर दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्नड। गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम डलहौजी, उन्होंने कहा कि ये टेरिटरी जो है इसके अंदर मिस गवर्नमेंट है, और इसकी वजह यह है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है वो बिल्कुल पुअर है। तो कंपनी इवन बिगेन टू प्लान तो वाज मिस गवर्नड, हाँ सॉरी। तो जो गवर्नर जनरल था उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये टेरिटरी जो है, जो अवध में जो ये टेरिटरी है और इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो मिस गवर्नमेंट है, और इसकी वजह यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल पुअर है। अब इसको अच्छे से चलाने के लिए ब्रिटिश रूल की ज़रूरत है इस अवध में। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान कर रही थी हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनास्टी टू एन एंड। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लान किया कि कैसे मुगल डायनास्टी को ख़त्म किया जाए, तो क्या हुआ, जो मुगल्स थे उनका नाम जो था वो कॉइन्स से हटाया गया। नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्राम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने प्लान किया कि कैसे मुगल्स को ख़त्म किया जाए, तो क्या हो, जो मुगल्स थे उनका नाम जो कॉइन्स पे लिखा हुआ था, इनके नाम को कॉइन्स से हटा दिया गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, तो मुगल्स की पावर जो थी, पावर पे इफेक्ट आया। तो in 1849 Governor General announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out at the Red Fort. तो डलहौजी 1849 में ये बोला कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी तो इसकी फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर निकाला जाएगा, तो उनको दिल्ली में कोई दूसरी जगह दे दी जाएगी। अब जो फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल आए 1857, नेक्स्ट गवर्नर जनरल कैनिंग decided that Bahadur Shah would be the last Mughal king, and after his death none of his descendants would be recognized as kings, they would just be called princes. अब जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आए कैनिंग 1856 में, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर जो है वो ये लास्ट मुगल किंग होंगे। इसके बाद जो भी डिसेंडेंट्स होंगे उनको हम किंग नहीं मानेंगे, इनको सिर्फ प्रिंस माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।